कितनी अजीब है ये दुनिया। ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। यहाँ भले लोगों के लिए कुछ नहीं है, बुरे लोगों के पास सब कुछ है। कितनी अजीब है ये दुनिया। ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। मालती ट्रेन में गाना गाती है। वो अंधी है, इसलिए उसका पति उसे पकड़कर ट्रेन के हर एक कमरे में घुमाता है। मालती गाना गाती है और लोगों से भीख मांगती है। सब लोग मालती के पति मोहन के हाथ में पैसे दे देते हैं। कुछ पैसे दे दो साहब, कुछ पैसे दे दो, घर में 2 बच्चियां हैं, पैसे दे दो। उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं। एक का नाम अंजलि है और एक का नाम शेफाली है। अंजलि और शेफाली दोनों बहुत छोटे हैं। मालती और मोहन ट्रेन में भीख मांगने जाते हैं और अंजलि और शेफाली घर संभालती हैं। एक दिन दोनों जिद पकड़ती हैं। माँ, हम दोनों कल आपके साथ ट्रेन में जाएंगे। हाँ माँ, हम भी आप दोनों के साथ भीख मांगेंगे। ये सुनकर मालती कहती है, नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत बड़े होगे, बहुत बड़े, तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो कल जाऊंगी ही। हाँ, मैं भी। अगले दिन दोनों अपने माता पिता के साथ भीख मांगने निकल पड़े। मालती ने दोनों को गाना सिखा दिया। दोनों ट्रेन में गाने लगे। कितनी अजीब है ये दुनिया। ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। यहाँ भले लोगों के लिए कुछ नहीं है, बुरे लोगों के पास सब कुछ है। कितनी अजीब है ये दुनिया। ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। दोनों बच्चियों को देखकर लोगों के दिल पिघल गए और सभी पैसे देने लगे। देखा माँ बाबूजी, हम दोनों आए इसीलिए हमें और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन तभी एक दुर्घटना घट गई। चलती हुई ट्रेन लाइन से हटकर नीचे गिर गई और ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन में बैठे हुए ज्यादातर लोग मारे गए। मालती और मोहन का भी देहांत हो गया और जो बचे हुए थे वो जोर जोर से जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, 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 बचाओ। शेफाली जिंदा थी, वो भी चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बहन को बचाओ। अंजलि, अंजलि कहाँ है तू अंजलि? वो अंजलि का नाम पुकार तो रही थी, लेकिन अंजलि उसके आसपास भी नहीं थी। अंजलि का नसीब अच्छा था। ट्रेन गिरते वक्त अंजलि को एक झटका लगा था और उसी झटके में अंजलि ट्रेन की पटरी के पास वाले खेत में जाकर गिरी थी। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। और यहाँ शेफाली का एक पैर ट्रेन के अंदर फंसा हुआ था। आह, मेरा पैर, आह आह आह, मेरा पैर। बहुत कोशिशों के बाद एक एक करके सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाला गया। अंजलि का पैर भी निकल गया, लेकिन तब तक उसके पैर में भयानक इन्फेक्शन हो गया था। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, एक पैर को काटना होगा, नहीं तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। शेफाली का एक पैर काट दिया गया। शेफाली एक पैर लेकर जीने लगी। वो गांव में अपने घर चली गई और अकेली बैठकर रोने लगी। माँ, बापू, आप लोग कहाँ चले गए? बहन, मेरी बहन तू कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर? उधर अंजलि खेत में अकेली बेहोश पड़ी हुई थी। उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे कहाँ जाना है? वो खेत से चलते हुए रास्ते पर आ गई और वहां उसे एक गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखी। उसने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी के अंदर शहर के सबसे जाने माने अमीर आदमी मिस्टर मुकेश थे। उन्होंने अंजलि से पूछा, तुम कौन हो बेटी? अंजलि को बस अपना नाम याद था। उसने कहा, मैं अंजलि हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाय बेचारी, इसका कोई नहीं है और मेरी कोई बेटी भी नहीं है, क्यों ना मैं ही इसे ले जाऊं? मुकेश ने अंजलि को गाड़ी में बैठा लिया और वो शहर चले गए, जहां मुकेश ने अंजलि को पाल पोस कर बड़ा किया। अंजलि अपने बचपन के बारे में पूरी तरीके से भूल गई। वो अमीर बाप की इकलौती बेटी बन गई और यहाँ गांव में शेफाली भी जवान हो गई। वो लोगों के घर काम करने लगी। ऐसे ही उसकी मुलाकात राजू से हुई। इत्तेफाक से राजू मिस्टर मुकेश के एक दोस्त के पास ड्राइवर की नौकरी करता था। राजू ने शेफाली से कहा, शेफाली, तुम मुझसे शादी करोगी? शेफाली को भी राजू से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। वहां अंजलि की शादी भी एक अमीर लड़के से हो गई। वो लड़का मुकेश का बिजनेस संभालने लगा।
शेफाली शादी के बाद शहर चली आई और राजू के साथ रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद वो गर्भवती हो गई। उधर अंजलि भी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों के बच्चे हुए। अंजलि और शेफाली दोनों को बेटे हुए। दोनों बहुत खुश हो गए। मेरा सपना आज पूरा हुआ, मैं माँ बन गई। चल बेटा, तुझे मैं दुनिया का सारा प्यार और सुख दूंगी। अंजलि अस्पताल से महंगी गाड़ी में अपने बेटे को घर ले गई और उसके बाद उसे महंगे महंगे कपड़े पहनाए और उसके बाद विदेश से आया हुआ महंगा दूध पिलाने लगी। दूसरी ओर शेफाली को तो अस्पताल तक नसीब नहीं हुआ। राजू को ज्यादा तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, उसके पास अस्पताल के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए अस्पताल के बाहर नाली के पास शेफाली की डिलीवरी हुई और शेफाली अपने बेटे को भी घर ले गई। टूटे हुए घर में अपने बच्चे को पहनाने के लिए उसके पास कपड़े भी नहीं थे। क्या पहनाऊं तुझे मेरा बच्चा, घर पर कुछ भी नहीं है। शेफाली ने अपनी साड़ी फाड़कर अपने बच्चे को पहना दिया। उसी दिन एक दुर्घटना घट गई। मिस्टर मुकेश, उनका दामाद और मुकेश के दोस्त एक ही गाड़ी में एक बिजनेस डील करने जा रहे थे और गाड़ी राजू चला रहा था। राजू को बेटा होने की खबर मिली तो खुशी से उसकी आंखों में नमी छा गई और सामने से एक गाड़ी आकर उसकी गाड़ी से टकरा गई और वहीं पर चारों के चारों मर गए। एक ही वक्त में अंजलि और शेफाली दोनों ने अपना परिवार खो दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे डैड, मेरा पति, क्यों हुआ ये? और उधर शेफाली भी रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शेफाली दुखी तो थी, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। लेकिन अंजलि के पास तो बहुत पैसे थे। शेफाली उसके बेटे को गाना गाकर सुलाने लगी, वही गाना जो उसने अपनी माँ से सीखा था। कितनी अजीब है ये दुनिया, ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। यहाँ भले लोगों के लिए कुछ नहीं है, बुरे लोगों के पास सब कुछ है। कितनी अजीब है ये दुनिया, ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। और दूसरी तरफ अंजलि के घर पर नौकरानियां अंजलि के बेटे को सुला रही थी। अगले दिन शेफाली अंजलि के पास चली गई और काम मांगने लगी। मालकिन, कुछ काम मिलेगा? मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। अंजलि ने कहा, वो तुम ही हो ना जिसका पति उस दिन गाड़ी चला रहा था? तुम्हारे पति की वजह से आज मैंने मेरे डैड और पति को खोया है। मैंने भी तो अपने पति को खोया है मालकिन। देखिए, मेरा बेटा छोटा है, मुझे उसे खाना खिलाना है। कुछ काम मिलेगा? उसके बेटे को देखकर अंजलि को दया आई और उसने शेफाली को काम पर रख लिया। शेफाली अपने एक पैर से लंगड़ाते हुए अपने बेटे को गोद में लेकर काम करती रही और उस तरफ अंजलि का बेटा महंगे से महंगे खिलौने लेकर खेलने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। छोटी से छोटी गलतियों पर अंजलि शेफाली को मारने पीटने लगी। तेरे पति ने मेरे पति और डैडी को मारा है, ये ले, ये ले। अंजलि चिल्लाती रहती है और इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। दोनों के बेटे बड़े हो जाते हैं। अंजलि अपने बेटे को महंगा खाना खिलाने लगी। ये लो, खा लो बेटा। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। अंजलि का बेटा खाना फेंक देता है और दूसरी ओर शेफाली के बेटे को हर रोज पेट भर खाने को नहीं मिलता। इसी तरह दिन बीतते हैं। हर रात को नौकरानियां अंजलि के बेटे को महंगे बिस्तर पर सुलाती हैं और उधर शेफाली अपने छोटे से टूटे हुए कमरे में हर रात को वो गाना गाकर अपने बेटे को सुलाती है। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि के घर पर शेफाली काम कर रही होती है। उसका बेटा भी वहीं पर है। वो अपनी माँ को काम में मदद कर रहा होता है और इतने में बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम आज रात हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ बहन। शेफाली रुक जाती है। अंजलि का कमरा ऊपर है और नौकरानियों का कमरा नीचे। शेफाली वहीं पर सो जाती है और अपने बेटे को सुलाने के लिए गाना गाती है। कितनी अजीब है ये दुनिया, ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। यहाँ भले लोगों के लिए कुछ नहीं है, बुरे लोगों के पास सब कुछ है। कितनी अजीब है ये दुनिया, ओ बाबू साहब, कितनी अजीब है ये दुनिया। और अंजलि के कान तक ये गाना पहुंच जाता है। उसके कान में ये सुर गूंजते रहते हैं। उसका सर चकराने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये गाना, ये सुना सुना सा है। वो बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे होश आता है और उसे बचपन का सब कुछ याद आ जाता है। वो दौड़ते हुए नीचे जाती है और शेफाली से कहती है, तुम्हें ये गाना कैसे पता? ये तो मेरी माँ गाती थी और गाते हुए ट्रेन में भीख मांगती थी। तुम्हारी माँ?
ये तो मेरी माँ गाती थी और एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। शेफाली बहन, तू मेरी बहन है। अंजलि बहन। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों को अपना खोया हुआ परिवार मिल जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। शेफाली अंजलि के साथ ही रह जाती है और वो भी अमीर हो जाती है। दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह टूटा हुआ परिवार एक हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अंजलि नदी के किनारे खड़ी है। वो पेट से है। इतने में पीछे से बिमला और पायल आते हैं और धक्का मारकर अंजलि को नदी में गिरा देते हैं। बचाओ! अंजलि को तैरना नहीं आता है। ऊपर से वो गर्भवती है। वो बहती चली जाती है। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। नदी के किनारे बिमला और पायल खड़े होकर हंसने लगते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले होती है। अंजलि एक सीधी सादी लड़की थी। वो गांव में गाय चराती थी और हंसी खुशी रहती थी। इतने में शहर से प्रफुल्ल नाम का एक लड़का गांव में घूमने के लिए आया और उसको अंजलि से प्यार हो गया। अंजलि भी प्रफुल्ल से प्यार कर बैठी। दोनों ने 2-3 दिन के अंदर ही शादी कर ली और गाड़ी में बैठकर शहर में प्रफुल्ल के घर की ओर चलने लगे। सुनिए जी, हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आपके घर वाले बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अंजलि, अगर वो कुछ कहे भी तो तुम चुपचाप सुन लेना। हमारे प्यार की खातिर तुम तो इतना सही सकती हो ना, है ना? हाँ जी, हमारे प्यार के खातिर तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अंजलि प्रफुल्ल के प्यार में डूबती ही चली गई। उधर प्रफुल्ल के घर पर उसकी माँ बिमला और बहन पायल प्रफुल्ल का इंतजार कर रहे हैं। बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आए और देखा कि प्रफुल्ल अंजलि के साथ गाड़ी में बैठा है। ये देखकर बिमला और पायल चौंक गए। प्रफुल्ल और अंजलि गाड़ी से निकलकर सामने आए। प्रणाम माँ जी। माँ जी? कौन माँ जी? ये कौन है प्रफुल्ल? ये अंजलि है माँ। हमने कल ही शादी किया है। शादी? ये क्या नाप शनाप बक रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ माँ। गाँव गया था ना, वहीं पर मैं अंजलि से मिला। उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ये कोई हलवा है क्या भैया? एक गांव की लड़की से आपने शादी कर ली? हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में भी नहीं सोचा? लोग क्या कहेंगे? वही तो, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इसे जहाँ से लाए है वहीं रख के आ। नहीं, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। अंजलि मेरी पत्नी है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। माँ जी, ननद जी, आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। ए लड़की, चुप रह तू। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप अंजलि से ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी पायल बिमला के कान में धीरे से कहती है, माँ, अभी तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस गंवार लड़की से बाद में निपट लेंगे। ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, मगर प्रफुल्ल याद रखना, मैं इस लड़की को कभी इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। प्रफुल्ल बात आगे नहीं बढ़ाता। वो अंजलि को लेकर घर के अंदर चला जाता है। दोनों घर के अंदर बैठे हुए हैं। अंजलि रो पड़ती है। सुनिए जी, शादी और ससुराल को लेकर हर लड़की बहुत सपने देखती है। मैंने भी देखा था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सपने कभी पूरे होंगे। अरे तुम चिंता मत करो अंजलि, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि यही सोचकर दिन बिताने लगी। प्रफुल्ल हर रोज काम के लिए बाहर निकल जाता और अंजलि को बिमला और पायल मिलकर नौकरानी की तरह काम करवाने लगे। बिमला के रिश्तेदार घर आकर बिमला के कान भरने लगे। अरे बिमला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? हाँ, शहरी कायदे कानून के बारे में कुछ पता है कि नहीं? और क्या ही बोलूं, मेरा बेटा ऐसी गवार को पसंद करके घर ले आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी उसे इस घर से निकाल देंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन अंजलि को चक्कर आ गया और पता चला कि वो गर्भवती है। इस बात से प्रफुल्ल और अंजलि तो बहुत खुश हुए, मगर बिमला और पायल सोच में पड़ गए। ये क्या हुआ? एक बार बच्चा हो गया तो इसके बाद कभी नहीं निकाल पाएंगे उस चुड़ैल को। मेरे पास एक प्लान है माँ। पायल बिमला को अपना प्लान बताती है। सुनकर बिमला बहुत खुश हो जाती है। वाह रे वाह, ये हुई ना बात। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद बिमला प्रफुल्ल के पास जाकर कहती है कि घर में बच्चा आने वाला है। इस खुशी में कहीं नदी किनारे पिकनिक पर चलते हैं। ये सुनकर प्रफुल्ल और अंजलि दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिमला ने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। सभी मिलकर नदी किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं। अंजलि बहुत खुश है। उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। वो नदी किनारे खड़ी होकर नदी की ओर देखती रहती है।
उधर बिमला खाने का डिब्बा खोलती है। ये क्या? लगता है खाना खराब हो गया। अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी खाना खरीद कर लाता हूँ। प्रफुल्ल खाना लाने के लिए चला जाता है। बिमला और पायल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर बिमला और पायल पीछे से जाकर धक्का मारकर अंजलि को नदी में गिरा देते हैं। बचाओ! अंजलि को तैरना नहीं आता है, ऊपर से वो गर्भवती है। वो बहती चली जाती है, कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। नदी के किनारे बिमला और पायल खड़े होकर हंसने लगते हैं। अंजलि खुद को किनारे पर लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। वो नदी में बहती हुई बहुत दूर चली जाती है। तभी खाना लेकर प्रफुल्ल वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ, यहाँ नदी के पास क्यों खड़ी हो? अंजलि कहाँ है? तभी बिमला और पायल झूठे आंसू गिराने लगते हैं। बिमला रोते हुए कहती है, बेटा तू आ गया, थोड़ी देर पहले आ गया होता तो अभी तक बहू जिंदा होती। मतलब क्या कह रही हो आप? भाभी नदी में गिर गई भैया और बहती चली गई। हमने बहुत कोशिश की मगर बचा नहीं पाए। नहीं नहीं अंजलि! प्रफुल्ल रो पड़ता है। पुलिस आती है मगर ढूंढने के बाद भी अंजलि की बॉडी नहीं मिलती। प्रफुल्ल, बिमला और पायल घर चले जाते हैं। वहां अंजलि पानी के साथ लड़ाई करते करते थक जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी बॉडी नदी से बहकर समंदर में चली जाती है। समंदर में एक बूढ़ा मछुआरा अपनी नाव में बैठकर समंदर में जाल फेंककर मछली पकड़ रहा था। वो जाल फेंकता है और उसमें अंजलि की बॉडी अटक जाती है। अरे ये जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? मछुआरा जाल उठाता है और अंजलि की बॉडी देखता है। वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, एक औरत की बॉडी? वो मछुआरा तभी अंजलि की बॉडी को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में अंजलि की चिकित्सा होती है। 2 दिन बाद अंजलि को होश आता है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उधर प्रफुल्ल 2 दिन बिना कुछ खाए बस अंजलि के इंतजार में बैठा हुआ है। कुछ खा ले बेटा, नहीं तो तू कमजोर पड़ जाएगा। हाँ भैया खा लो ना। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर प्रफुल्ल चिल्ला उठता है, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे अंजलि के साथ ही रहना है। प्रफुल्ल गुस्सा होकर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, भैया धीरे धीरे समझ जाएंगे। उधर अंजलि पूरी तरह ठीक हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पेट का बच्चा सही सलामत है। अंजलि को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। बूढ़ा मछुआरा अंजलि से कहता है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो बेटी। अंजलि के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो मछुआरे के साथ जाती है। वो मछुआरे को सब कुछ बताती है, कैसे उसकी शादी हुई थी, कैसे उसकी सास और ननद ने उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। ये सब कहते कहते वो रो पड़ती है। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ मगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बेटी, मैं गरीब हूँ। इसे तुम्हारा ही घर समझो, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो। अंजलि उसी घर में रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि को एक बेटी होती है। अंजलि उसका नाम पूजा रखती है। मछुआरा पूजा से बहुत प्यार करता है, जैसे कि वो उसकी खुद की पोती हो। तीनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। उधर प्रफुल्ल अभी भी अंजलि की याद में दिन बिताता है। वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। बेटा ऐसे कितने दिनों तक उसकी याद में बैठा रहेगा? बाहर निकल, लोगों से मिल। तू कहे तो तेरी शादी की बात चलाती हूँ। माँ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। 5 साल गुजर जाते हैं। पूजा भी बड़ी हो गई है। वो घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक दिन मछुआरा समंदर में मछली पकड़ने जाता है और नाव डूब जाती है। मछुआरे का देहांत हो जाता है। अंजलि और पूजा बहुत रोते हैं। माँ दादू चले गए, अब क्या इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। है बेटी, तेरे पापा हैं, लेकिन उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। मगर अब समय आ गया है, हमें उनके पास जाना ही होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैदल ही जाएंगे। अंजलि और पूजा पैदल निकल जाते हैं घर की ओर। उधर प्रफुल्ल अभी अंजलि को उतना याद नहीं करता। उसने आशा छोड़ दी है। बिमला उसके पास आकर कहती है, बेटा 5 साल हो गए और कितने दिन अकेले बैठा रहेगा? अब तो शादी कर ले। ठीक है माँ, आप लड़की देखिए, अंजलि और नहीं आएगी। शायद वो इस दुनिया में नहीं है।
मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। बिमला और पायल बहुत खुश हो जाते हैं। बिमला लड़की देखना शुरू करती है। 2 दिन लड़की देखने के बाद प्रफुल्ल को एक लड़की बहुत पसंद आती है। उससे ही शादी पक्की हो जाती है। इतने में 2 महीने बीत गए और 2 दिन बाद प्रफुल्ल की शादी है। उधर अंजलि और पूजा 2 महीने तक चलते रहे, बिना रुके बिना थके। चलते चलते वो घर के पास पहुंच ही गए। बेटी, लगता है हम घर के पास आ गए हैं। ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है और 2 दिन में हम घर पहुंच जाएंगे। वो फिर से चलने लगते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। अंजलि पूजा को लेकर घर के एकदम सामने पहुंच जाती है, मगर वो देखती है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पूरा मकान सजाया गया है। कोई पार्टी चल रही है शायद। माँ, यही हमारा घर है क्या? हाँ बेटी, हाँ यही हमारा घर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम पहुंच गए। लगता है कुछ चल रहा है घर में। बस तेरे पापा के पास पहुंचना होगा, वो हमें देखते ही पहचान लेंगे, देखना। ये बोलकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। सभी अंजलि को देखकर चौंक जाते हैं। अंजलि देखती है कि सामने शादी का मंडप है। प्रफुल्ल एक लड़की की मांग भर रहा है। ये देखकर वो चिल्ला उठती है, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सभी चौंक जाते हैं। बिमला और पायल तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रफुल्ल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो दौड़ कर आता है। अंजलि, तुम जिंदा हो। मैंने तुमको कितना ढूंढने की कोशिश की, कितना इंतजार किया, मगर तुम नहीं आई। ये हमारी बेटी है क्या, अंजलि? हाँ, इसका नाम पूजा है। पूजा। प्रफुल्ल पूजा को पकड़कर बहुत रोता है। पूजा भी बहुत रोती है। मगर तुम नदी में कैसे गिर गई थी अंजलि? मैं गिरी नहीं थी, मुझे धक्का मारकर गिराया गया था। तुम्हारी माँ और बहन ने ये काम किया था। अंजलि सब कुछ सच सच बता देती है। प्रफुल्ल बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ पायल, तुम लोगों ने अंजलि को मारने की कोशिश की। तुम लोगों को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। प्रफुल्ल पुलिस को बुलाता है। बिमला और पायल माफी मांगते हैं, लेकिन प्रफुल्ल किसी की बात नहीं सुनता। पुलिस दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। प्रफुल्ल अंजलि से कहता है, देखो अंजलि, मैंने एक और शादी कर ली है, एक लड़की की जिम्मेदारी ले ली है। मैं उस जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं फेर सकता। तभी प्रफुल्ल की नई बीवी पूनम सामने आती है और कहती है, क्यों, आप हम दोनों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं ले सकते क्या? मैं अंजलि दीदी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी, और ये बच्ची, ये तो मेरी भी बेटी है ना। ये सुनकर अंजलि और प्रफुल्ल दोनों बहुत खुश होते हैं। अंजलि प्रफुल्ल के साथ ही रहने लगती है। पूनम एक बहन की तरह अंजलि के साथ रहती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूजा को सभी का प्यार मिलता है। ऐसे ही खुशी खुशी सब लोग जीवन बिताने लगते। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें